सम फैक्टर दैट लिमिट, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं, यानी कि रोक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? रोक। जैसे इन मैनी एरिया द मेंबर ऑफ स्टेट हैव देयर ऑन फॉरेन रिलेशन, यानी कि कुछ एरिया में उनकी खुद की फॉरेन रिलेशन चलती है। जैसे डिफेंस पॉलिसी में वो यूरोपियन यूनियन के साथ तो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इतना ट्रस्ट नहीं है कि हम इनके साथ जाएंगे तो क्या बचेंगे ही, इसलिए वो खुद का क्या रखते हैं, मिलिट्री भी रखते हैं खुद की। There are the often the odds each other. For example, Germany and France oppose the, क्या करते, देखो जर्मनी और फ्रांस दोनों ही अपोज करते हैं किसके, यूएसए अटैक ऑन दी इराक। दोनों ही क्या कहते हैं कि हम इराक पे, अगर किसने, अमेरिका ने किस पे, इराक पर अटैक किया तो जर्मनी और फ्रांस साथ नहीं देते अमेरिका का। किसका साथ नहीं देते? अमेरिका का नहीं देते। डेनमार्क एंड स्वीडन रिसाइड करते हैं, इस ट्रीटी को ही नहीं मानते जिससे यूरोपियन यूनियन बनी थी। ठीक है, उस ट्रीटी को भी कहते हैं हम नहीं मानेंगे इस ट्रीटी को। अडॉप्शन फॉर द यूरो, वो यूरो को नहीं मानती कि हम यूरो को करेंसी मानेंगे। कॉमन फॉरेन करेंसी, यानी कि कॉमन यूरोपियन करेंसी, इस यूरो को क्या करते हैं, वो डिनाई करते हैं। क्या करते हैं? डिनाई, मानेंगे नहीं। ब्रिटेन प्राइम फॉर्मर मिनिस्टर, जो ब्रिटिश के फॉर्मर मिनिस्टर हैं मार्गरेट थैचर, यूके और रशियन मार्केट में क्या करते हैं, उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्गरेट थैचर। ये यूरोपियन यूनियन की मार्केट को ही कैप्चर यानी कि अपने अंडर करने का काम करता है। ब्रिटिश डिसाइड करता है लीव कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से 2016 में। रेफरेंडम कॉल दी ब्रेग्जिट। अच्छा, ब्रेग्जिट का मतलब क्या था? बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, क्या होना। लेकिन ब्रेग्जिट का मतलब यहाँ पे क्या था? ब्रिटिश का बाहर निकलना। किसका निकलना? ब्रिटेन का बाहर निकलना। किसका? ब्रिटेन का। और रेफरेंडम एक शब्द है पॉलिटी में, इस रेफरेंडम शब्द को ना बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। रेफरेंडम का मतलब होता है सब लोगों की सहमति से ब्रिटेन को बाहर निकाल दिया, ब्रिटेन को। ठीक है, क्लियर हो गया? रेफरेंडम समझ आ गया क्या है, ब्रेग्जिट समझ आ गया। उसके बाद जो सेकेंड एसोसिएशन है वो है एशियन एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे एशियन बोलते हैं। फाउंडर मेंबर इसके 5 थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड था, ब्रुनई, वियतनाम, लियोपीडियार और म्यांमार, कंबोडिया। ये नए क्या थे? स्टेट थे। ये नए स्टेट थे और ये फाउंडर थे, यानी कि जो बना रहे थे वो, या ओल्ड कह सकते हैं। एशियन वाज इस्टेब्लिश, जो एशियन कंट्री थी वो 1969 में क्या बना था? एशियन ग्रुप बना था। किसने बनाया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ऐसे बनाया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन जो हुआ था वो बैंकॉक में ही हुआ था। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। कहाँ है? थाईलैंड में। ओवर द ईयर, यानी कि बाद में वियतनाम जुड़ गया, उसके बाद ब्रुनई जुड़ गया, लियोपीडिया, म्यांमार, कंबोडिया, और ये एशियन जो स्ट्रेंथ थी अब वो 10 हो गई। कितनी हो गई? 10। ऑब्जेक्ट क्या था? एशियन मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या गोल था इसे बनाने का? तो क्या करते थे ये, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस और कल्चर पर क्या करते थे? देखो, एक तो इकोनॉमी पे काम करेंगे, सोसाइटी पे काम करेंगे, कल्चर पे काम करेंगे और उसके डेवलपमेंट पे प्रमोट करेंगे रीजनल पीस को, यानी कि अपने जहाँ पे फिलीपींस, थाईलैंड ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे क्या रखेंगे? शांति बनाए रखेंगे, स्टेबिलिटी। किसमें? रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि हम कानून को बनाए रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, यानी कि ये क्या था? प्रिंसिपल था यूएनओ का, उसे क्या करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एशियन भी क्या था? फॉर्म करेंगे इंटर एक्शन इनफॉर्मल, यानी कि इनफॉर्मल नॉन कन्फेडरेशनिस्ट, यानी कि आमने सामने नहीं आकर के कॉर्पोरेटिव एज बिकम नॉन एज द एशियन बी। एशियन बी का मतलब क्या था? हम लड़ाई नहीं करेंगे, आमने सामने नहीं आएंगे, कन्फेडरेशन नहीं होगा, इनफॉर्मल वे में ही हम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसे बोला गया एशियन बी। क्या बोला? एशियन बी। अब पिलर देखेंगे। पिलर ऑफ एशियन कम्युनिटी के क्या थे? एक तो क्या थी? कम्युनिटी सिक्योरिटी पे थी, इकोनॉमी पे थी और सोसाइटी और कल्चर पे थी। एक इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर। सोसाइटी के साथ क्या चलता है? कल्चर।
क्लियर हो गया? कितने पिलर थे? 3 पिलर। द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी जो थी वो बेस थी कन्वेक्शन पे, आउटस्टैंडिंग टेरिटरी पे, शुड नॉट दी एस्केलेट इनटू द आर्म कन्फेडरेशन, यानी कि ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हम हथियारों से लड़ाई करें, ये सोचते थे कि हमें एग्रीमेंट या बातचीत के तहत ही सारी चीज़ें सुलझा लें। कौन? सिक्योरिटी वाली कम्युनिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन इकोनॉमिकल कम्युनिटिकल क्रिएट आ कॉमन मार्केट, क्या है? कॉमन मार्केट ढूंढती थी, क्या ढूंढती थी? कॉमन मार्केट। और एंड द प्रोडक्शन बेस्ड द एशियन, एशिया के एशियन देशों के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता था उसे सोसाइटी के वे में देख करके, इकोनॉमिकल वे में देख करके डेवलपमेंट किया जाता था, केवल रीजनल चीज़ों के साथ। किसके साथ? रीजनल, मतलब एक क्षेत्र की चीज़ों के साथ। एशियन जो कंट्री थी, सोशल कल्चरल कम्युनिटी जो थी वो प्रमोट करती थी किसको? डायलॉग्स को, कॉरपोरेशन को, कन्फेडरेशन एशियन कंट्रियों के साथ। एशियन रीजनल फॉर्म, यानी कि एशियन रीजनल फॉर्म का मतलब क्या था? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 1994 में बनी थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, किसके साथ? सिक्योरिटी के साथ और फॉरेनर पॉलिसी के साथ। दो चीज़ों को जोड़ा इन्होंने, सिक्योरिटी और फॉरेनर पॉलिसी। सिक्योरिटी और फॉरेनर पॉलिसी को किसने जोड़ा? रीजनल, क्या है? ARF। किसने? ARF। ठीक है। रिलेवेंट क्या होगा? क्या चीज़ें इससे जुड़ी होंगी? एक तो ये क्या है? कॉमन करेंसी स्ट्रेंथ देती है किसको? एशियन को। और इकोनॉमिकल रिलेवेंस देखे तो ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पार्टनर जो कि एशिया है, इकोनॉमी की सच थी, इंडिया चाइना को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ये चाहता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करे? चाइना और इंडिया। क्यों करे? क्योंकि ये इंडिया के साउथ में, ठीक है, चाइना के भी साउथ में। एशियन हैज़ दी फोकस, एशियन हमेशा ये जो कंट्री है किस पर फोकस करती हैं? क्रिएट अ फ्री ट्रेड एरिया, मतलब ये फ्री ट्रेड एरिया क्या करना चाहती हैं? बनाना चाहती है। इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहती है? लेबर और सर्विस में। किस में? लेबर और सर्विस में। यूएसए एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव फास्ट टू नेगोशिएशन, यूएसए और चाइना ने इनके साथ FAT विद एशियन के साथ दोनों ने क्या कर लिया है? मूव करके, यानी कि नेगोशिएशन कर लिया है, एग्रीमेंट किया है। इंडिया की एक पॉलिसी थी ईस्ट, वो लुक ईस्ट, यानी कि लुक ईस्ट का मतलब क्या था? अगर इंडिया के नीचे, इंडिया का है साउथ में, एशिया के साउथ में क्या है? इंडिया के नीचे क्या है? थाईलैंड, ब्रुनई वगैरह, यही तो यही है एशियन कंट्री। तो यहाँ पर हमारी जो पॉलिसी थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी 1919 में। अब हमने इसे कर दिया एक्ट ईस्ट, कब से? 2014 से। और ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन देखा गया है ईस्ट एशियन कंट्रियों के अंदर। बस केवल हमने उसी पॉलिसी का नाम चेंज कर दिया, पहले था लुक और अब कर दिया एक्ट। पहले हम केवल देखते थे, अब उनके साथ हम काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। इंडिया साइन किया एग्रीमेंट को, किसको? एशियन के 3 एग्रीमेंट, मतलब जो FAT हमने ये पढ़ा था ऊपर, FTA के 3 मेंबरों के साथ, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ इन्होंने क्या कर लिया है? एग्रीमेंट कर लिया। और ये 2010 से क्या है? इफेक्ट में भी है, यानी कि चल रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत हम चीज़ें मंगा सकते हैं, उन्हें चीज़ें दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। एशियन को जो स्ट्रेंथ देता है वो क्या देती है? उसकी पॉलिसी देती है, कंसल्टेशन देती है। मेंबर जो स्टेट है वो क्या करते हैं? डायलॉग्स के साथ चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ये लोग इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नॉन रीजनल जो पावर है, जैसे USA, इसके साथ इन्होंने वो एग्रीमेंट कर दिया, चाइना के साथ कर लिया, इंडिया के साथ कर लिया, तो ये रीजन में नहीं थी इनके, फिर भी इन्होंने क्या कर ली? ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली FAT से। इट इज़ दी ओनली रीजनल एसोसिएशन प्रोवाइड दी पॉलिटिकल फॉर्म्स वेयर दी एशिया कंट्री एंड दी मेजर पावर कैन डिस्कस पॉलिटिकल सिक्योरिटी। ये मतलब एकमात्र ऐसी पावर है जो कि साउथ ईस्ट में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी और पॉलिटी पे दोनों पे क्या है? डिस्कशन करती है। क्या करती है? डिस्कशन करती है। इट आल्सो हैड द ईस्ट तिमोर क्राइसिस। जब ईस्ट तिमोर में कोई क्राइसिस हुआ होगा, उस क्राइसिस को हैंडल करने का काम किसने किया था? एशियन कंट्रियों ने। क्या किया था? एशियन कंट्रियों। एशियन क्या है? आइलैंड है। क्या है? ये जो तिमोर है ना, तिमोर क्या है? तिमोर एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड, जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब चाइना देखेंगे। आफ्टर द
इंसेप्शन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। जब 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई तो वहाँ से एक लीडर निकले थे मियो। क्या नाम है? मियो। इनकी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी। और ये क्या थे? उस पार्टी के लीडर थे। इकोनॉमी बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल, यानी कि यूएसएसआर का जो मॉडल था वो चाइना में चलता था। कहाँ चलता था? चाइना में यूएसएसआर का मॉडल बढ़िया अच्छे तरीके से माना जाता था, बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ना तो हमने यूएसए का माना ना अमेरिका को माना, हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे, हमने दोनों का मिक्सअप ले लिया। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ चाइना मियो लीडरशिप में क्या हुआ? चाइना ने अडॉप्ट किया डेवलपमेंट और क्रिएट किया क्या? स्टेट ऑन, यानी कि हैवी इंडस्ट्री इन्होंने क्या की? मतलब हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है। इंडस्ट्री मतलब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग है, इस चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। कैपिटल एक्यूमुलेट हो गई कहाँ? एग्रीकल्चर में। चाइना ने रिसोर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया और अपनी इकोनॉमी को इसी के बेस पर आगे बढ़ाने की कोशिश करी और वो बढ़ भी गई। डेवलपमेंट कैसे हुआ? सोशल वेलफेयर स्कीम आई, सिटीजनों में क्या हुआ? अवेयरनेस लेके आए। मोस्ट ऑफ दी डेवलपमेंट कहाँ से आया? एजुकेशन से आया। कहाँ से आया? एजुकेशन से, सिस्टम में। उसके अलावा बेटर हेल्थ केयर दी गई किसको? सिटीजनों को। द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, क्या कारण था कि इंडिया हमारा पहले आज़ाद हुआ 1947 में और चाइना हमारा 1948 में आज़ाद हुआ, और इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है और इसकी इकोनॉमी बहुत कम है। अगर देश के आधार पे इसकी इकोनॉमी को चेक करें ना तो यूएसए से भी ज़्यादा है आज के टाइम में। हाँ, आज के टाइम। ठीक है। चाइना एंडेड इट दी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन, यानी कि चाइना ने अपने आप को दो चीज़ों से हटाया, एक तो पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल, दोनों से हटाया। आइसोलेशन का मतलब क्या था? अभी तक बैठे थे चुपचाप, किसी से बात नहीं करेंगे, अपना कमरा बंद करके अंदर, वो वाला सीन इन्होंने ख़त्म कर दिया। कब कर दिया? 1972 में। इस्टेब्लिश किया रिलेशनशिप को किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। यानी कि ये एक यूनिपोलर वर्ड था ना, तो हम पहले क्यों ना उसी को पकड़े जिसके पास ज़्यादा ताकत है। तो ताकत किसके पास थी उस टाइम पे? यूएसए के पास। रशिया के पास ताकत थी, लेकिन रशिया को तो पहले इकोनॉमी को माने हुए हैं, उस इकोनॉमी से चल रहे थे, तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था, पहले से मान रहे थे ना इकोनॉमी को। प्रीमियम जोंग एनलोई ने प्रपोज किया 4 मॉडर्नाइजेशन, 4 मॉडर्नाइजेशन लेके आए। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड मिलिट्री, 4 जगह उसने काम किया। पहली बात एग्रीकल्चर यानी कि खेती में, दूसरा उद्योग में, तीसरा साइंस एंड टेक। ठीक है। चौथा था मिलिट्री। मिलिट्री में इसलिए लेके आना था कि अगर हमने मिलिट्री में इम्प्रूवमेंट नहीं किया ना, सबसे पहले दुनिया हमें ही उड़ा देगी। ठीक है। पहले अपने आप को सिक्योर करेंगे, फिर खाना आएगा, पहले खाना फिर सिक्योरिटी, फिर उसके बाद क्या होगा? ट्रेडिंग बढ़ाएंगे, वो सेक्टर बनाएंगे, उद्योग बनाएंगे, फिर उसका मतलब साइंस और टेक लेके आएंगे, फिर उद्योग बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? खाना, फिर मिलिट्री, फिर साइंस और टेक लेके आएंगे, फिर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा, मैंने साइंस और टेक को पहले इंडस्ट्री से क्यों रखा है? पहले हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे कौन सी चीज़ से क्या बन सकता है। ठीक है। और ये कब आया? 1973 में। लीडर दियांग जियांपी ने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी रिफॉर्म चाइना 1978 में, और प्राइवेटाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का। अब ये बड़ा अच्छा शब्द है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? मेरे पास जितने बच्चे, मैंने सबको बोल दिया, मैंने तुम मेरे यहाँ पर शेयर होल्डिंग ले सकते हो। कि शेयर होल्डिंग कैसे लेंगे? मैं तो अपनी पूरी ज़मीन को बेच रही हूँ, इसमें से जितने बच्चों के पास जितने पैसे हो उतने दे दो, तो क्या हो जाएगा? तो मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं इसमें अच्छा प्रोडक्शन कर पाऊँगी। तो मेरे पास पैसे आ गए, मैंने अच्छा प्रोडक्शन कर दिया, बच्चों के पैसे उन्हें लगाए, कि हमारे पैसे लगे हैं वहाँ पे, बढ़िया है, सेफ है, बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन समझ आ गया क्या था? प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग समझ आ गया। और चाइना ने ये चीज़ बहुत पहले से प्लान की थी। कब आई? 82 में। कब आई? लेकिन इंडिया में यही चीज़ कब आई? जब हमारे पास मनमोहन सिंह जैसा नेता था। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में। उन्होंने इतनी करेंसी बची थी कि हम 8-10 दिन आराम से ज़िंदा रह सकते थे, बस फॉरेन करेंसी। उसके बाद हमारे पास करेंसी ही नहीं बची थी, तो हम लड़ते किससे? उन्होंने बोला देखा जाएगा, डू या डाई। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया पूरी इकोनॉमी का, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये चीज़ें वो एलपीजी रिफॉर्म लेके आए, लिबरलाइजेशन। सरकार डरी, खुद प्राइम मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी डरा
लेकिन उसे पता था कि कॉन्सिक्वेंस इतने बढ़िया आएंगे कि हमारी इकोनॉमी दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। डर था दिल में कि कहीं ब्रिटिश की तरह पहले हम कैप्चर हुए थे, फिर से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा एग्जाम्पल नहीं आया हमारे पास, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन नहीं किया था इंडिया ने। कब किया? 1991 में। कितना सब्र रखा, जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तब। The privatization of the industry in 1998, the trade barrier but the eliminate only in the special economy zone। लेकिन 1998 में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो इंडस्ट्री में किया था, केवल कहाँ पे किया था? स्पेशल इकोनॉमी जोन। अब ये नहीं समझ में आएगा कोई स्पेशल इकोनॉमी जोन, किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ सकता, नॉर्मल बच्चे को। देखो ये जो चाइना है, ठीक है, इसके बाद की 22 नॉटिकल मील की जो जगह है चाइना के बाहर, उसे बोलते हैं इकोनॉमी, स्पेशल इकोनॉमी जोन। इसमें जो ट्रेडिंग होगी वो उसमें प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? देश में तो किसी को घुसने ही नहीं दिया। जब देश में नहीं घुसने दिया, कैप्चर होने का खतरा खत्म, कोई हमें गुलाम तो बना नहीं सकता। हमें तो बाहर का एरिया दिया है, बाहर के एरिया में कोई हमें गुलाम बना सकता है? नहीं बना सकता ना। अब इस वजह से क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और एंटरप्राइजेस भी आई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अगर चाइना के एसेसन देखें तो WTO ने 2001 में क्या कर दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इस वाली मीनिंग को समझना, हम तो अमेरिका से पहले ही हाथ मिला चुके हैं। अमेरिका फंडिंग देता है WTO को, और WTO ने बोल दिया पूरी दुनिया को। तुमने बोला ना अभी एग्जाम्पल दिया 5000 का, याद आया? 5000 का एग्जाम्पल दिया था, लेस प्रॉपर्टी वैल्यू दिया था ना। ऐसे ही अमेरिका देता है किसको पैसे? WTO को। तो WTO ने दुनिया में कह दी कि सबसे अच्छी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपना पैसा सिक्योर करना चाहते हो, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तो कहाँ चले जा? चाइना चले जा। कहाँ चले जा? चाइना। अब भाई WTO है, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया विश्व व्यापार संगठन। अब दुनिया तो उसकी बात मानेगी, क्या करेगी? दुनिया उसकी बात मानेगी। तो ज़्यादातर डेजिग्नेशन कहाँ बनी? मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना। कहाँ बनी? चाइना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो हमारे पहले से रिलेशन अच्छे है किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका फंडिंग देता है WTO को। WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। अब विश्व व्यापार संगठन है, उसने बोल दिया कि दुनिया में अगर तुम्हें अपना पैसा बढ़ाना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम सीधे चले जाओ चाइना। उसे बोला गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उसे बोला गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि डायरेक्ट जा करके तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई ऑफिसर कोई कुछ नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। चाइना उधर से पहले से तैयार है। लेस डॉक्यूमेंट में उन्हें क्या देती? कंपनी बनाने को वो देती। अब कंपनी बनेगी तो उनके देश में तो बन रही है। टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जाएंगे? हम तो सीखेंगे, आके थोड़ी फोड़ेंगे, ठीक है? आगे समझ। तो टेक्नोलॉजी उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट की? स्ट्रेटजी से। कहाँ से? उनकी पूरी प्लानिंग थी इकोनॉमी को बढ़ाने की, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी कहाँ से अडॉप्ट कर ली? दूसरे देशों की कंपनियों से, ठीक है? China has larger foreign exchange reserve that now allow to make a big investment in the other country। यानी कि चाइना में एक्सचेंज रिजर्व। अब तो रिजर्व का मतलब हमने क्या पढ़ा था उसमें फर्स्ट चैप्टर में, कि रिजर्व थे किसके पास? तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान के पास रिजर्व थे पेट्रोलियम के। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि उसके पास इतनी फॉरेन दुनिया की करेंसी आ गई थी कि वो आसानी से उस करेंसी से कोई चीज़ दूसरे देश से खरीद सकता था। खरीद लिया तो उसके पास क्या थी? खुद की रिजर्व ज़्यादा थी। डाउन साइड ऑफ द चाइनीज रिफॉर्म, डाउन ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें चाइनीज़ के रिफॉर्म ने मतलब डाउन, दो चीज़ें होती हैं, एक तो हाई ऊपर लेवल की, एक नीचे लेवल। हमने हाई वाली पढ़ ली, अब डाउन वाली पढ़ेंगे, ठीक है? नॉट एवरीवन इन चाइना हैज़ रिसीव द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म। देखो अगर मेरे पास 20,000 रुपये आए तो मैं सब बच्चों को 20,000 रुपये इक्वली तो दे नहीं सकती, जिसकी जितनी शेयरिंग थी उतनी तो दूंगी उसे। तो चाइना में जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए तो उसके सिटीजन के लिए तो कम डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इनइक्वालिटी आ गई। क्या आ गई? इनइक्वालिटी। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइज इन दी चाइना विथ नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर दी जॉब्स। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आया। क्या आया? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आया? जब हमने हाईली क्या किया? डेवलप किया, तो जिन लोगों के पास स्किल नहीं थी, या देखो हमने मशीनें बनाई, मशीनें मंगा ली हमने,
मशीनों से प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो लोगों की संख्या क्या होगी, बेरोजगारी जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फीमेल की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार थी, ठीक है। राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन द रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट एंड द कोस्टल एरिया इनलैंड प्रोविंस। देखो इकोनॉमी कहाँ पे इनइक्वालिटी में बढ़ी, इनइक्वालिटी का मतलब ऊंच नीचे में बढ़ी, एक तो गांव में, शहर में, कोस्टल एरिया में और इनलैंड प्रोविंस। अब इनलैंड प्रोविंस का मीनिंग तुम दोनों में से किसी को नहीं पता होगा, नहीं पता ना। देखो इनलैंड का मतलब ये क्या है, मेरा देश, और इसके बाद एक स्टेट है, इसके बाद स्टेट है, इसके बाद एक स्टेट है, इसके बाद एक स्टेट है, चारों तरफ स्टेट है, इसे बोलेंगे इनलैंड, ठीक है। जैसे एमपी के पास कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है किसी भी देश के साथ, तो सिर्फ क्या बोलेंगे, इनलैंड, ठीक है। प्रोविंस का मतलब पता है, प्रोविंस का मतलब पता है भाई, प्रोविंस नहीं पता, किस स्टेट से हो, दिल्ली। स्टेट, इट इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ यूनियन टेरिटरी। आई एम आस्किंग विच स्टेट यू हैव। इंडिया। राजस्थान। मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मैं तो यहीं का हूँ ना। हाँ तो कोई बात नहीं, राजस्थान के हो, उसी को बोलते हैं स्टेट, और स्टेट का मतलब होता है प्रोविंस। आ गया प्रोविंस, समझ आ गया। बताओ प्रोविंस क्या है, ये जैसे नहीं आ गया क्या प्रोविंस, बता दो प्रोविंस। जिसे वो जहाँ पे जिस देश के है, स्टेट के। अरे नहीं, प्रोविंस, हाँ स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटी, डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या होती है, एक डिग्रेडेशन हो गया। जैसे ही डेवलपमेंट क्या माना, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, और मुझे तो क्या जलाना है, कोयला जलाना है। जब कोयला जलाऊंगी तो इनडायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज। और जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज किया तो इन्वायरमेंट का क्या हो गया, डिग्रेडेशन। क्या हो गया, डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन का मीनिंग पता है, पता है, मतलब जो हमारी सॉइल थी उसकी हमने गुणवत्ता खत्म कर दी, हमने वाटर की गुणवत्ता खत्म कर दी, एयर की गुणवत्ता खत्म कर दी, इसे बोलते हैं हम डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। करप्शन इंक्रीज हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल लाइफ क्या हो गई। देखो करप्शन कब आता है, बताओ जरा मुझे, कौन बताए करप्शन कब आता है, बता दे करप्शन कब आता है वहाँ से। हाँ, जब पॉलिसी आसान होती है। करप्शन कब आता है, जब पॉलिसी आसान होती है या सरकार से गलती हो जाती है कानून बनाने में, तभी तो करप्शन होते हैं। करप्शन ऐसे नहीं होते कि सीट के नीचे से पैसे दे दो, नहीं। अगर मैं बैठी हूँ, मैं एक IAS हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ पर पॉलिसी वीक है, तो मैं करप्शन भी तो वहीं करूँगी। कोई IAS को देखा है किसी ऑफिस में वो लेते हुए रिश्वत, नहीं देखा ना। किसी पुलिस वाले को देखा है सामने से रिश्वत लेते हुए, उसे पता है ना कि कहाँ पे किस टाइम पे कैसे लेना है, क्योंकि उसने कानून की हर बारीकी पढ़ रखी है, ठीक है। करप्शन कब होता है, जब हमारी पॉलिसी में कमियां होती हैं, ठीक है। कहाँ पे आया, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल लाइफ में। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब बताओ, पूरी भाई एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब बता दो। जब हम किसी भी चीज़ को, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू रन एनी स्टेट। जिस तरीके से हम प्रशासन को कहते हैं, किसी भी स्टेट, जिले, राज्य, कस्बे को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे एक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एडमिनिस्ट्रेशन। किसी स्टेट, देश, राज्य को चलाने की जो प्रक्रिया, प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ से देखना, चाइना एज द इमर्जिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। कैसे आई इमर्जिंग पावर, ह्यूज साइज, बड़ा साइज है इसका, इतना बड़ा साइज, बहुत बड़ा। बिकम मेंबर ऑफ, अच्छा कौन से नंबर पर आता है चाइना, कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एरिया। सेकंड। ये थप्पड़ मारूंगा। पहले पे कौन है, रसिया। सेकंड पे USA। कनाडा। थर्ड पे USA।
चौथे पे कौन है? चाइना। कौन है? ठीक है, एरिया पता चल गया। ये याद रखने होते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। अच्छा रोक देती हूँ, रुक जा।